इन्हें हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर लेंगे वो ठीक है, नहीं ज्वाइन करेंगे वो अपने जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में खुद ही भी करेंगे, जो काम भी करेंगे। और आप लोगों को ना अब जो ग्रेजुएशन से लेकर ऑनवर्ड पीएचडी तक जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी आना अलाउ है। वो यूनिवर्सिटी आकर अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है ना मैं आप लोगों को मतलब मैं यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होऊंगा। आज भी मैं आया हूँ, वैसे तो मैं कल भी आऊँगा लेकिन थोड़ा सा काम है यहाँ पर, कुछ बिजी भी हूँ इसमें। लेकिन अगर आप लोग अपने रिसर्च पेपर के प्रिंट लो, पहली बात अपना जो रिसर्च पेपर मैंने आपको अलॉट किया है वो रिसर्च पेपर का आपने क्या लेना है, प्रिंट लेना है। फिर उसे पढ़कर जो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई हों वो चीज़ें उसमें मार्क कर लेनी है ना। और आप लोगों को फ्रीली अलाउ है नेक्स्ट वीक में आप 12:30 बजे के बाद किसी दिन भी आप आना चाहो आप लोग आओ, आना चाहो नहीं, आप लोग जो बहावलपुर से बिलोंग करते हो, जो नियर टू बहावलपुर हो, अहमदपुर, लालसोरा, खैरपुर, जो आके आउटबैक कर सकते हैं वो ज़रूर अपना रिसर्च पेपर लेकर आ जाएँ 12:30 बजे तक, ताकि वो अपना हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते रहें, अपना काम शुरू करने। क्योंकि अब मैं आपको बता हमने ना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना है आज से ना। ये लास्ट वीक स्टार्ट करना था, लास्ट वीक भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ था तो उसे स्टार्ट नहीं कर सके हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन चैप्टर ना। इंट्रोडक्शन चैप्टर जो होता है उसमें आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं, आप लोगों को मैंने ना ये आपकी जो स्लाइड आपको ये स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन जो शेयर की हुई है मैंने वो नज़र आ रही है? जी सर आ रही है। देखें इसमें ना, इसमें हर जो टॉपिक है उसमें एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। हर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी हम कहते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, जिसको हमने देखकर ये चीज़ स्टार्ट करनी है कि कैसे हमने ये काम टास्क को परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज हम अगर पहला टॉपिक देखें तो पहले टॉपिक में प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है इनोवेशन, कि कंपनीज जो है ना वो इनोवेट नहीं कर पा रही। कंपनी क्या नहीं कर पा रही? इनोवेट, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये। आसिम उनका जो टॉपिक है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इनोवेट। इनोवेशन जो है ना वो कंपनीज नहीं कर पा रही। कंपनीज क्यों नहीं? पहली तो बात है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके कंपनी को जिसकी ज़रूरत होगी। एक आम सी चीज़ है जिसको कंपनी की ज़रूरत नहीं है, अगर वो चीज़ अगर कंपनी नहीं भी कर पा रही तो कंपनी उस चीज़ को इग्नोर कर सकती है। कंपनी उसके ऊपर रिसर्च नहीं करना चाहती, कंपनी रिसर्च नहीं करना चाहती, ना रिसर्च करती है कंपनी ना। तो इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये इनोवेशन है। इनोवेशन जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या है ये है इनोवेशन। इनोवेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। कंपनी एक ऐसी चीज़ है, इनोवेशन को अगर कंपनी इग्नोर करेगी, आपको भी पता है कि जो कंपनीज इनोवेट नहीं करती वो कंपनीज खत्म हो जाती हैं। उन कंपनीज का सर्वाइवल जो है ना एट स्टेक होता है, वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इनोवेशन जो है ना एक प्रॉब्लम है। अगर कोई कंपनी इनोवेट नहीं कर पा रही, कोई कंपनी जो है ना वो इनोवेट नहीं कर रही, तो वो क्या है, वो है कि कंपनी को ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन देखना है। अब हम सब सोल्यूशंस नहीं देख सकते, हमने किसी एक फैक्टर को पकड़ना है जिसकी वजह से इनोवेशन हो सकती हो। जिस तरह हमने यहाँ पर आसिम की रिसर्च के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है कि लीडरशिप एक ऐसा फैक्टर होता है जो क्या करता है, वो कंपनी को इनोवेशन बढ़ा सकता है। एक इनोवेटिव लीडरशिप। सर एक एक मिनट होल्ड करें। अस्सलामुअलैकुम सर, आज उन्होंने मैंने कहा एक या दो दिन पढ़ा दें, फिर मैंने ना परसों से ना ऑफ करना है। कल भी ऑफ करनी आप कहते हैं? स्लाइड्स मुकम्मल है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइड्स बना ली है? बना ली, कल सर मेहनत की है हमने कल। चलो हाँ नहीं बना लें हमने तो सर, फिर कल लगा कर बनाई है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्लास ले लूँ? मैं आज कितनी बनी है? सारी बनाई है मैंने, उसमें काट पीट कर दी। आधी तुझे समझ आई है, झूठ क्यों बोलता है? मैंने सर से काट पीट करवानी है, सर कहेंगे कम करें। 20-20 मिनट का टाइम देगा। आपके कितने बजे है? उसने ये कहा कि जो बस 11 बजे पढ़ा है ना बस वो समझ आई है, पूरा नहीं होता। पल्ले पुल्ले कुछ नहीं पढ़ा। अभी करते हैं डिस्कशन सर, आपके 10 मिनट देते हैं, चाय का भी कह दें, चाय भी पियेंगे सर। तो
जो आपका ना हमने आइडेंटिफाई किया है कि लीडरशिप एक ऐसा जो है ना वो फैक्टर है जो इनोवेट कर सकता है। एक अच्छा लीडर जो है ना वो कंपनी को नए आइडियाज दे सकता है, लोगों को सिखा सकता है चीज़ें, लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पैटर्न उनका चेंज कर सकता है, ताकि लोग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो है ना, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को क्या करें, वो इम्प्लीमेंट करें और इनोवेशन लेकर आएँ। हमने इस आसिम की रिसर्च में ये आइडेंटिफाई किया कि हम लीडरशिप को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि लीडरशिप कितनी हेल्पफुल होती है इनोवेट करने के लिए। ठीक है, तो और थर्ड, अब देखिए पहला पहला जो आपका पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, जिसे हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी कहते हैं, उसमें हमने जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताना होता है। पहला पैराग्राफ क्या होता है, आप इनोवेशन के बारे में बताएंगे कि इनोवेशन क्या है, इनोवेशन के ऑर्गेनाइजेशन पे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी है जो इनोवेट कर सकती है, हाईली इनोवेटिव है, या वो अप्रोप्रिएट इनोवेशन लेकर आती है, तो वो उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। हम कहते हैं कि इनोवेशन लेकर आएगी तो वो परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ सकती हैं, बहुत सारे आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें मिल जाएंगी। जो आपको आसिम, जो आपको मैंने वो दिया है आर्टिकल दिया है, बेस आर्टिकल आपका, आसिम जी है या सर। नहीं? जी सर। तो आप उसका अगर जी सर। इंट्रोडक्शन पढ़ो ना, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो जी आपको सर। ये नजर आएगा कि वो इनोवेशन के बारे में बता रही हूँ कि इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात, क्योंकि वो अगर इंपॉर्टेंट होगी तो उसे स्टडी किया जा सकता है। अगर अगर कोई गैर इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन को, अगर फर्क पड़ता है तो बहुत माइन्यूट फर्क पड़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। लेकिन वो फैक्टर जिसको ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर नहीं कर सकती, वो हाईली इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में पता चलेगा आपको कि इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से बेनिफिट्स ला सकती है। और इनोवेशन आपको पता है, पहली बात है कि मार्केट ग्रैब कर सकती है, नई न्यू प्रोडक्ट यस। डेवलपमेंट हो सकती है। इनोवेशन से आप क्या कर सकते हैं, चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनोवेशन से क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर आपको ना उस रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे, या रिसर्च बेस अगर आप और पेपर पढ़ोगे तो उससे भी मिल सकते हैं। पहली बात, पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप इनोवेशन के बारे में बताओगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर इनोवेशन अगर ना करे कंपनी तो कौन कौन से उसे ड्रॉबैक बेयर करने पड़ सकते हैं, ये भी आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में आता है। कौन कौन से ड्रॉबैक हैं आपके ना, अगर जो कंपनीज इनोवेट नहीं करती, हम कहेंगे कि वो कंपनी जो है ना मार्केट शेयर लूज कर सकती हैं, वो कंपनीज जो है ना मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी लूज कर सकती हैं, वो न्यू प्रोडक्ट की नहीं बना सकती, उनकी परफॉर्मेंस उन कंपनीज की डाउन हो जाती है, इवन वो कंपनीज खत्म हो जाती हैं। अब नोकिया को देख लो, वो इनोवेट नहीं कर सकी थी, तो एक टाइम ऐसा आया था कि नोकिया कंपनी जो है ना वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, डिमाइस हो गया था उसका। वो रिवाइवल हुआ है अब ना, उन्होंने उसको लीज पे दे दिया था, उस कंपनी को खत्म कर दिया था, उसकी मैनेजमेंट खत्म हो गई थी वो। तो आप देखो कि वो एक इनोवेशन का एक ड्रॉबैक था कि वो कंपनी जो इनोवेट नहीं कर सकी। पहले आपने इनोवेशन के बारे में बताना है पहले पैराग्राफ में, फिर आपने बताना है कि वो कंपनीज जो इनोवेशन करती हैं उनको इनोवेशन क्या क्या बेनिफिट देती है। फिर आपने ये बताना है कि इनोवेशन जो कंपनीज नहीं करती उनको क्या क्या ड्रॉबैक आ सकते हैं। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उस डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपने यही बताना है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहता क्या है, उसके कंपनीज या जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हैं, अगर वो कंपनीज ना करें तो क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्राफ उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आ जाएगा सारा, कि इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको इनोवेशन का स्टडी करते हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ जो आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में होगा, वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में होगा, जिसे हम लीडरशिप, लेट्स सपोज आपकी स्टडी में हम लीडरशिप को कह रहे हैं कि लीडरशिप क्या क्या है। लीडरशिप जो है ना वो क्या है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकता है। हम सेकंड जो पैराग्राफ होगा उसमें हम डिफाइन करेंगे लीडरशिप को, कि लीडरशिप क्या है, कौन कौन सी लीडरशिप पाकिस्तान में या ऑर्गेनाइजेशंस में प्रीवेल कर रही है। फिर लीडरशिप का हम लिंक डेवलप करेंगे इनोवेशन से, यानी कि अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक डेवलप करेंगे कि लीडरशिप जो है ना आज तक, अब तक का जो लिटरेचर है वो क्या कहता है कि लीडरशिप इनोवेशन के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो हमें वो कहीं कहीं आ जाएगा कि ये वाला लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, ये वाला लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो इनोवेशन को प्रमोट नहीं करता। वो हमें कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस आ जाएंगे कुछ ना, वो ओपिनियंस ये कहेंगे कि ये स्टाइल्स जो है ना, रिसर्च ये कहती है कि ये वाले स्टाइल्स जो है ना वो बेनिफिशियल है इनोवेशन के लिए, ये वाले स्टाइल्स जो है ना वो लेस बेनिफिशियल हैं, और ये वाले स्टाइल्स बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, या डीमोटिवेटेड मत कर देते हैं आपको ना टुवर्ड्स इनोवेशन। तो आपने लिंक कायम करने हैं।
पहले वही बताना है कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप जो है ना वो इनोवेशन की तरफ किस तरह बिहेव करती है। ये आपका सेकंड पैराग्राफ जो है ना वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो लिंक्स होंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो डेवलप होंगे। फिर थर्ड आपके जो इसमें जो है जी अहमद बताओ। हाँ सर, ये पूछना था कि ये रिसर्च में सर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे? हाँ, जो आपका प्रॉब्लम है ना आप बाकी चीज़ों को छोड़ दोगे, क्योंकि हम सब रिसर्चेज नहीं कर सकते। हम अपने वेरिएबल्स की हद तक महदूद रहते हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, लेस कॉस्ट अवेलेबल होती है, और हम किसी एक फैक्टर को या एक मैक्सिमम दो फैक्टर्स को हम ग्रैब कर सकते हैं। अगर हमने बड़ी रिसर्च करनी है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कहते हैं, उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली ले लेते हैं। उन फैक्टर्स में फिर ये होता है कि आपको जो है ना टाइम काफ़ी चाहिए होता है, कॉस्ट काफ़ी चाहिए होती है, आपको जो है ना आपको एफर्ट ज़्यादा चाहिए होती है, आपको एक टीम चाहिए होती है उस रिसर्च को करने के लिए, जिसे रिसर्च टीम कहा जाता है। तो वो अभी आप लोगों की हद तक हम किसी एक टॉपिक में एक हद तक रहेंगे, उस हद से बाहर नहीं निकलेंगे। हम कहेंगे कि हमने इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट ही चेक करना है, ठीक है। हम उससे बाहर निकलेंगे। अब आप लोगों के जब आप टॉपिक्स आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों के टॉपिक्स भी उसी तरह हम आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, आपकी मीडिएटिंग, आपकी मॉडरेटिंग वेरिएबल तक कन्फाइंड रहेंगे, उसके बाहर नहीं निकलेंगे हम ना। सर ये पूछना था कि सर ये जो एड लीडरशिप जो है इसकी सर वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की सर ये पूरी थ्योरी है, तो सर वो रीड करनी पड़ेगी नहीं इसके नहीं, लिए? इतना एक्सटेंसिवली नहीं चलना, ये आप अपने मास्टर अपने एमफिल में करोगे जाकर ये चीज़ें ना। अभी मैं ठीक है आप तो सर। भावलपुर हो ना, तो आप चक्कर लगा लेना नेक्स्ट वीक ना। अभी आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, मैं उसको चेक भी कर लूंगा, जो जो करता जाएगा उसके मैं चेक ठीक है करता जाऊंगा, लेकिन उसे आना पड़ेगा यहाँ पर। कोई ईमेल करेगा तो इतना वो टाइम नहीं होगा। ऐसा वहाँ गए नहीं नहीं, इधर ही दे दें, उन्हें बुला लें, वो आ जाएंगे, वो वहीं शेख साहब के पास गए हैं। तो सर अभी आप रफ में इसको रिटर्न में बना लें अभी? हाँ जी, आपने इंट्रोडक्शन आज से लिखना शुरू कर देना है। अब आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने बैकग्राउंड ऑफ दी स्टडी लिख कर लाना है मेरे पास, फिर मैं आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस मैं बनवा दूंगा आपको। उसके एक तो आपने दो काम करने हैं, एक तो बैकग्राउंड ऑफ दी स्टडी लिखना है जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, और अपने जितने भी आपके वेरिएबल हैं, किसी की रिसर्च में 3 वेरिएबल हैं, किसी की रिसर्च में 4 वेरिएबल हैं, उनकी डेफिनेशंस लिख कर लानी है। वो आप गूगल स्कॉलर से भी डेफिनेशंस मिल जाती हैं आपको, किसी रिसर्च जो रिसर्च पेपर आपको दिया है उन रिसर्च पेपर्स में भी डेफिनेशंस हैं। आप इवन गूगल से भी उसकी वो जो है ना डेफिनेशंस ले सकते हो। सर जो कुछ रिसर्च रिपोर्ट में सर डेफिनेशन के साथ साथ जो बकायदा उस वेरिएबल के बारे में कुछ ने पहले से रिसर्च किया हुआ है वो भी लिखा हुआ है सर। वो भी लिखा हुआ है। अगर आपको अगर इतनी क्लैरिटी हो जाती है आप वो लिख सकते हो तो आप वो लिख लो, बेहतर है। नहीं तो हमने वो लिखना है, वैसे भी बाद में भी लिखना है। अभी तो मैं सिर्फ उसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोगों को ये मुश्किल ना लगे, वरना ये मुश्किल लगता है, रिसर्च प्रोजेक्ट भी मुश्किल होता है वो इसलिए क्योंकि जब ऑल ऑफ द सडन सब चीजें करोगे तो फिर मुश्किल लगेगा। स्टेप बाय स्टेप जो करता जाएगा उसे मुश्किल नहीं लगेगा ये ना। ओके सर, अभी सर फिलहाल वो डेफिनेशन लिखने हैं सर हाँ, अभी आप जिसके 3 डेफिनेशन लिखो। वेरिएबल है। हाँ, जो जो जिसके 3 वेरिएबल है, जिसके 4 वेरिएबल है, डेफिनेशन लिख लो। अगर कोई आपको सोर्स मिलता है कि ये डेफिनेशन इस पर्सन ने कही है, इस रिसर्च आर्टिकल में कही है, तो वो भी सोर्स भी साथ लिख लेना उसका। ठीक है सर। वो सर के पास तो नहीं है? सर पियेंगे चाय? जी अहमद, हैंड रेज है, अभी कुछ पूछना है या मजीद आगे चले हम? नो सर नो, मैं नीचे कर देता हूँ। तो अभी हम देख रहे थे कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेकंड पैराग्राफ में लिंक करना है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से, उसके लिंक बताने हैं कि एग्जिस्टिंग रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में। आफ्टर दैट हमने मीडिएटिंग वेरिएबल को डिफाइन करना है, जिस तरह आसिम के रिसर्च में मीडिएटिंग वेरिएबल है इम्प्लाई क्रिएटिविटी। हम एज्यूम ये कर रहे हैं इस रिसर्च में कि लीडरशिप जो है ना वो क्रिएटिविटी इम्प्लाई के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है। लीडर्स जो है ना, मैं सर मैं करता हूँ, कॉल करता हूँ उनको ना, शाहिद साहब को। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं इसमें कि लीडरशिप जो है ना वो इम्प्लाई क्रिएटिविटी जो है ना वो प्रमोट करती है, इम्प्लाई को क्रिएटिव बनाती है। अच्छे लीडर्स जो होते हैं
वो इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, एम्प्लॉय को टास्क परफॉर्म करवाना सिखाते हैं, एम्प्लॉय को प्रोसीजर्स बताते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताते हैं, ताकि एम्प्लॉय क्या करते हैं उसके चीज़ के बारे में ना क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, क्रिएटिविटी सोचते हैं। हम ये कहते हैं कि जब तक लीडरशिप जो है ना एम्प्लॉय में क्रिएटिविटी नहीं लेकर आएगी तो एम्प्लॉय इनोवेशन नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि लीडरशिप और इनोवेशन के बिटवीन एक वेरिएबल है जिसे आप एम्प्लॉय क्रिएटिविटी कहते हैं। तो लीडरशिप जो है वो क्रिएटिविटी प्रमोट करेगी, क्रिएटिविटी जो है ना वो इनोवेट करेगी। तो ये थर्ड वेरिएबल जो होगा, थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो आपका आपके मीडिएटिंग वेरिएबल के बारे में होगा, जिसमें आप अपने मीडिएटिंग वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। फिर आप मीडिएटिंग वेरिएबल की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी क्या क्या बेनिफिट लेकर आती है। फिर आप उसे लिंक करेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग रिसर्च हमें बताती है कि लीडरशिप जो है ना वो एम्प्लॉय क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। और फिर ये पहला लिंक उसका बताना है, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीडिएटिंग वेरिएबल का रिलेशनशिप बताना है। फिर आपने ये बताना है कि क्या मीडिएटिंग वेरिएबल का रिलेशनशिप आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से भी है। अगर तो वो मीडिएट एग्जिस्टिंग रिसर्च ये कहती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन आपके मीडिएटिंग वेरिएबल से है और मीडिएटिंग वेरिएबल का रिलेशनशिप आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से, इसका मतलब है कि ये मीडिएट कर सकता है, ये लीडरशिप और इनोवेशन के दरमियान ये वेरिएबल आपका मीडिएट कर सकता है। फिर हमने ये सारे एस्पेक्ट अपने थर्ड पैराग्राफ में हमने कवर करने होंगे। अभी हम इस जो है ना टॉपिक को देखते भी हैं उसमें भी ना, जो आपको बेस आर्टिकल दिया उसमें। फिर आगे इसका मैंने ये कहा है कि मॉडरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि जो आसिम का रिसर्च है इसमें चारों वेरिएबल हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हम ये कहते हैं कि वो एम्प्लॉय जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बेहतर क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। यानी कि लीडरशिप उनको जब सिखाती है वो क्रिएटिव, अगर मोटिवेटेड होंगे तो वो बेहतर क्रिएटिविटी लेकर आ सकेंगे। जितने हाई मोटिवेशन होगी तो हाई क्रिएटिविटी क्रिएट करेंगे, लो मोटिवेशन होगी तो वो लो क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब है इसके होने से ये जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। इसके कम होने से ये क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो हमने ये प्रपोज इसलिए किया कि ये मॉडरेटिंग वेरिएबल इसलिए प्रपोज किया हमने। अब जरा हम इसके आसिम वाले आर्टिकल पे आएँ तो मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं चीज़ें, वो आपको बेस आर्टिकल वही दिए हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप को जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और इससे आपको ये भी मिल जाए कि आपके जो प्रीवियस रिसर्चेस जो है ना उनके बारे में भी आपको इन्हीं आर्टिकल से मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा आप लोगों को ना। अगर हम इसको देखें, हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को देखेंगे सिंपली आसिम के मॉडल में भी ना। अब देखो कि अगर हम इस वेरिएबल को देखें, ये देखो ये आपका ये मॉडल है कि आप ना आसिम ये जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल डायमेंशंस हैं, इनको कवर नहीं करना। हमने डायरेक्टली सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को लेना है, ठीक है। ठीक है सर। स्केल आपको जब आप मेरे पास आओगे ना तो हम इसको स्केल यहाँ पर तलाश कर लेंगे। वैसे मेरे पास इसका एक जनरल स्केल भी अवेलेबल है जिसमें हम, क्योंकि हम इंडिविजुअल अगर आइटम वाइज चलेंगे ना तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमने एक शॉर्ट टॉपिक रखना है जिसमें हमारे 4 हाइपोथेसिस होंगे। पहला हाइपोथेसिस होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है ना इनोवेशन को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इम्प्लॉय क्रिएटिविटी करता है, इम्प्लॉय क्रिएटिविटी इनोवेशन करती है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है ना ज़्यादा बेहतर इम्प्लॉय क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकेंगे। यानी कि ये रिलेशनशिप जो है ना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर वो अगर लो होगी तो ये जो है ना वीकन हो जाएगा रिलेशनशिप जो है ना इनकी मतलब एब्सेंस में ना। अब आपका ये आपका मॉडल बनेगा, ये जो मॉडल बना हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। ये आपका इंट्रोडक्शन है। अगर आप इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो तो पढ़ लेना, नहीं तो इंट्रोडक्शन ये आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होता है एक्चुअली ना। ये जो आर्टिकल में इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना, ये आपके इसमें जो है थीसिस में आपके बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी पे जाता है ये ना। अब देखो वो बता रहे होंगे टुडे द ऑर्गेनाइजेशन आर फंक्शनिंग इज वेरी वाइब्रेंट एनवायरनमेंट, मतलब वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है जो चेंज हो रहा है विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपको ना, ये सारे ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि हमारे बैकग्राउंड ऑफ स्टडी का मतलब ये होता है कि ये आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। एक मिनट ठहरें, ये कहाँ गया, ये अब स्क्रीन नजर आई है आप लोगों को मेरे ख्याल में, ये वाली ना।
जी सर अब आ रही है। हाँ, ये मॉडल अभी ना, एक मिनट ठहरें, ये देखें ना, अगर आसिम देखे तो ये आसिम की रिसर्च का ये मॉडल बनेगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इनोवेशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इम्प्लाई क्रिएटिविटी मीडिएटिंग होगा, और ये मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा कि ये इन दोनों के रिलेशनशिप को, अगर हाई मोटिवेशन होगी तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, अगर लो मोटिवेशन होगी तो ये वीक हो जाएगा रिलेशनशिप ना। अगर आप अब इसके पैराग्राफ को पढ़ो तो आपको वही पैराग्राफ में ऑलमोस्ट सीक्वेंस मिलता है। कुछ लोगों के लिखने का पैटर्न डिफरेंट भी होता है। पहला पैराग्राफ में वो इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं कि इनोवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में ना। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनोवेट करती हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट नहीं करती वो हो सकता है सफा हिस्ट्री से ही मिट जाती हैं। इनोवेट नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट शेयर लूज होता रहता है और एट दी एंड लोग उनकी प्रोडक्ट को लेना छोड़ देते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ जो है ना आपका इंपॉर्टेंस के बारे में होगा। इसी तरह आपने वो इंपॉर्टेंस लिखनी है लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखनी है। आसिम, ये लिखना क्या है, ये अपने इनकी Yes, वर्डिंग, sir. अगर इनकी वर्डिंग में आप कोई कॉपी चीजें करोगे तो वो कॉपी चीजें जो है ना वो आपको प्लेजरिज्म रेज कर देंगे, और प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अपने वर्ड्स में लिखना है, इनको पढ़ना है, इसलिए ये आर्टिकल्स भी दिए ताकि आप इनको पढ़कर अपना अपने अंदाज में लिख सको। टुडे द ऑर्गेनाइजेशन आर फंक्शनिंग जो है ना इन अ वेरी वेल वाइब्रेंट एनवायरनमेंट। आप कहो इन करंट डेज ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये डायनामिक एनवायरनमेंट। तो आपको थोड़ा चेंज हो जाएगा, जब चेंज हो जाएगा तो उसमें क्या आपका क्या वो नहीं आएगा, प्लेजरिज्म नहीं आएगा। फिर आपको ये जो स्टडीज के हवाले दिए हैं इन स्टडीज को भी आपने डाउनलोड करना है ताकि आपको पता हो कि इन्होंने अगर इस स्टडी से इंफॉर्मेशन ली है आपने भी इन स्टडीज को कोट करना है। हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे एंड नोट, हम हो सकता है होपफुली बस आप लोगों की यूनिवर्सिटी ओपन हो तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर करवाने हैं आप लोगों को डाटा के ना। पहला हम एंड नोट पढ़ेंगे। एंड नोट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको ये जो इन टेक्स्ट, इसे कहते हैं साइटेशंस, इन टेक्स्ट साइटेशंस। और आखिर में आते हैं आपकी रेफरेंसिंग। तो आप इन टेक्स्ट साइटेशंस कैसे देते हैं और रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, अभी आप उसे मैनुअली देते रहो, ठीक है। जब हम ठीक है। एट द एंड आएंगे, जब हम यूनिवर्सिटी आप आओगे तो आप लोगों को वो एंड नोट सिखा दूंगा। जब एंड नोट सीख लोगे तो फिर ये आप थ्रू एंड नोट देना आप लोग ना, क्लियर है। तो ठीक आप है। लोग जो है ना ये अब आपने ये इसको पढ़ना है पहला पैराग्राफ को, फिर अपनी वर्डिंग में लिखना है। बेशक आप ये अपनी वर्डिंग में लिख के इन्हीं लोगों को कोट कर सकते हो आप ना, लेकिन आप अपनी वर्डिंग में लिखो ताकि आपको पता हो कि ये रिसर्च आपको बता रही है कि ये चीज़ इन्होंने कही है। तो आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तब भी इन्होंने ही कही होगी, इंटरनल मीनिंग तो इन्होंने ही बताया ना आपको। बेशक उसमें से आप एक या दो कोट कर दो, ज़्यादा कोट ना करो, ठीक है। फिर आपने ये पढ़ के अपने अंदाज में लिखना है। फिर सेकंड पैराग्राफ देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में है। वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर आपको पूरा बताएंगे कि इनोवेशन जो है ना, इनोवेशन में क्या हेल्प करते हैं हमारी ना, तो इनोवेशन के बारे में बताते हैं। फिर आपको वो बताएंगे कि आपका जो मीडिएटिंग वेरिएबल के बारे में बताएंगे, फिर आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ जो है ना आपका यहाँ तक जो है ना ये आपको ये सारे बारे में, ये आपका बैकग्राउंड ऑफ स्टडी इतना बड़ा ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा जितना ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। मीडिएटिंग वेरिएबल, फिर मीडिएटिंग वेरिएबल को आप लिंक करोगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से कि ये कैसे मीडिएट कर सकता है। फिर सो ऑन जो है ना अपने मॉडरेटिंग वेरिएबल को दिखाओगे। फिर अब अभी आप यहाँ तक लिखो, लिखने के बाद डेफिनेशंस लिखो, फिर हम इसके ना रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ओके सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। कुछ क्लियर एक्सक्यूज मी सर, जी जी अहमद। सर ये इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे ये चारों वेरिएबल्स के बारे में इंट्रो करवाना होगा इसका? अपने ना अपने आप प्रॉब्लम के बारे में बताते हो। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहे होते हो, फिर आप बताते हो कि इस रिसर्च में हम इस प्रॉब्लम को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिस तरह हम इस रिसर्च में कह रहे हैं कि इनोवेशन जो है ना, जो इनोवेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट पिलर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन करती हैं वो बेनिफिशियल रहती हैं, जो इनोवेशन नहीं करती वो बेनिफिशियल नहीं रहती, इवन वो लॉस में चली जाती हैं, खत्म हो जी जाती सर है। ये ठीक है। आपने प्रॉब्लम बताई है। फिर हम अपनी इस रिसर्च के बारे में बताएंगे कि इस रिसर्च में हम इनोवेशन को कैसे स्टडी करेंगे। हम लीडरशिप को स्टडी करेंगे, हम एम्प्लॉय क्रिएटिविटी को स्टडी करेंगे, हम इंटरनल मोटिवेशन को स्टडी करेंगे। तो ये बैकग्राउंड जो है ना वो इंट्रोडक्शन नहीं होता आपके वेरिएबल का, वो आपके वेरिएबल का जो है ना वो एक ऐसा मिक्स होता है जिसके के जरिए आप उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हो, बैकग्राउंड बताते हो कि हम ये स्टडी हम करना क्यों चाहते हैं।
क्यों करना चाहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बताते हैं कि हम लीडरशिप को लिंक कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को अडॉप्ट करें तो वो बेहतर इनोवेशन कर सकती हैं, ठीक है। और वो अगर जी सर। और लीडरशिप में भी अगर लीडर्स जो हैं वो एम्प्लॉय क्रिएटिविटी को एम्फसाइज करें और जो है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में मोटिवेशन को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करें तो वो बेहतर तौर पर इनोवेशन को किरदार अदा कर सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम अब आते हैं वापस जो है लेट्स सपोज आपके उस पर ही आ जाते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस किया था ज़ीशान का मॉडल, अभी हमने किया है आसिम का। ज़ीशान क्लियर हैं चीज़ें? वो कोई ऐसी जी चीज़ सर। समझ ना आई हो? नहीं सर, फिलहाल क्लियर। इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसे लिखना शुरू करो अब ना, जी बैकग्राउंड ऑफ दी सर। स्टडी और जो है डेफिनेशंस ये लिख कर लानी है नेक्स्ट ना। जी सर। अब हम आते हैं अहमद अवेलेबल है, अहमद हादी। अहमद का, अहमद कौन से नंबर पे था? सर 32। 32 नंबर। रोल नंबर नहीं पूछ रहा, किस नंबर पे था आपका? ये देखा ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर AHMAD है। AHMAD है। सर ये शाहबाग से नीचे है। हाँ जी, ये आ गया। अब मैंने आपका जो है जो टॉपिक डिसाइड किया है उसमें मैंने कहा है कि आप जो है ट्रेनिंग, आपका जो परफॉर्मेंस जो है ना, ये परफॉर्मेंस एक प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहती है कि हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। आपको भी पता है कि परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो परफॉर्मेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशन पर आपने परफॉर्मेंस को डिफाइन करना है, आपने ये बताना है कि परफॉर्मेंस कितनी हेल्पफुल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। सर्वाइवल, जो परफॉर्म करती हैं वो सर्वाइव रहती हैं, जो परफॉर्म नहीं करती वो खत्म हो जाती हैं, डिमाइस हो जाती है। मैंने कहा है कि आप ट्रेनिंग से उनसे लिंक करना है। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ट्रेनिंग। हम कहते हैं कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को कितना इफेक्ट करती है। आपने वो लिंक डिवेल्प करने हैं जिससे हम ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। हम कहें कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को कितना इफेक्ट करती है। आपने फर्स्ट वेरिएबल के बारे में, तो पहला पैराग्राफ जो होगा आपका परफॉर्मेंस के बारे में होगा। आपने परफॉर्मेंस के बारे में बताना है कि परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी होती है। फिर परफॉर्मेंस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस की तरफ काउंट करती हैं। लीडरशिप काउंट करती है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज काउंट करती है, इनोवेशन जो होती हैं वो परफॉर्मेंस लेकर आती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव है तो वो परफॉर्मेंस लेकर आती है। हमने कहा जी ट्रेनिंग जो है ना एक वेरिएबल है जो परफॉर्मेंस को जनरेट करता है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग क्या है? परफॉर्मेंस जनरेट करती है। हाईली जो अगर आप हाई ट्रेनिंग, ज़्यादा ट्रेनिंग्स दें तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा वेल इक्विप्ड होंगे विद ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज से, तो फिर वो परफॉर्मेंस जनरेट करेंगे। और हमने कहा कि मीडिएटिंग वेरिएबल, आपके 3 वेरिएबल हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल हमने डिफाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है ना वो आपका क्या है? वो आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है कि अगर ट्रेनिंग लर्निंग क्रिएट नहीं करती तो वो परफॉर्मेंस लेकर नहीं आ सकती। अगर ट्रेनिंग लर्निंग क्रिएट करेगी तो परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, वहाँ घूम फिर के आ जाते हैं, लर्निंग नहीं होती, इसका मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं होगी। ट्रेनिंग तो हो गई लेकिन परफॉर्मेंस जनरेट नहीं करेगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग जो है ना जब तक लर्निंग क्रिएट नहीं करेगी उस तक परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो आपका एक ही वेरिएबल है, आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल नहीं है, मीडिएटिंग वेरिएबल है सिर्फ ना। क्लियर है? अब आपने अपना जो है जो रिसर्च आर्टिकल है उसे आपने पढ़ना है, उसमें इन तीनों वेरिएबल्स को पढ़ना है पहले अच्छी तरह, उसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह पढ़ना, 2 से 3 4 10 दफ़ा पढ़ोगे फिर वो समझ आएगा। फिर आप उसको लिखना शुरू करो उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे उन्होंने लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, परफॉर्मेंस कैसे कैसे मेजर की जा सकती है। फिर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है, बहुत सारी रिसर्च ये कहते हैं कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। लेकिन इस आपने बताना है कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को उस वक्त पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी जब लर्निंग क्रिएट करेगी। जब तक ट्रेनिंग लर्निंग क्रिएट नहीं करेगी तो परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं हो सकती। अगर ट्रेनिंग लर्निंग नहीं क्रिएट करेगी तो इसका मतलब है लर्निंग परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की लर्निंग जो है ना वो हाई लेवल पे हो। अगर हाई लेवल पे लर्निंग होगी फिर ही वो परफॉर्मेंस क्रिएट करेंगे, अदरवाइज वो परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं करेंगे।
क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। फिर इन तीनों वेरिएबल्स की आपने डेफिनेशंस लिखनी है अलग से, और आप तो भावलपुर में रहते हो, नेक्स्ट वीक आपने चक्कर लगाना है। जी सर, इंशाल्लाह जरूर। तो अभी ये मीटिंग मैं ना एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग रिकनेक्ट करें, फिर किसी और का मॉडल डिस्कस करते हैं। कहाँ गई?